चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट चैप्टर, लास्ट कुछ रूल्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे और उनके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो हमारा होगा नाउन। अभी हम लोग किस सिलेबस को कवर कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं? लगभग हम लोग बेटा सारे एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एसएससी का हो या बैंक के एग्ज़ाम्स हो। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इन सब का वेटेज, जो नंबर होते हैं उनका वेटेज अलग अलग होता है और उनमें जो लेवल होता है उसको प्रैक्टिस हमें कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे एयरफोर्स एग्ज़ाम की बात करें तो एक्सरे ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो इंग्लिश आती है वो बहुत हल्के लेवल की आती है। पढ़ना आपको यही पड़ेगा लेकिन बहुत हल्का लेवल होगा। लेकिन हम लोग बात करें एनडीए के, सीडीएस की या फिर बैंक के एग्ज़ाम की, तो वहाँ आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी आपको गो थ्रू होने पड़ेंगे। सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, नाउन के बारे में, एडजेक्टिव क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि नाउन है, कैसे हम पहचानेंगे ये वर्ब है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और रूल्स की तरफ बढ़ते हैं और चलिए चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही फेमस रूल है जो कहता है कि कभी भी अगर हमें द के साथ कभी एडजेक्टिव दिखाई दे, कभी भी हमें द के साथ अगर एडजेक्टिव दिखाई दे तो उस द के एडजेक्टिव को हम लोग ये समझेंगे कि ये एडजेक्टिव के साथ आया है, एडजेक्टिव प्लस पीपल बन जाएगा, एडजेक्टिव प्लस पीपल। अच्छा, हमें लिखना नहीं है इसको, हमें ऐसा समझना है कि द के साथ अगर एडजेक्टिव आए तो उसको हम लोग समझेंगे एडजेक्टिव प्लस पीपल। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, द रिच। अब हम लोग जानते हैं ये रिच एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के पहले आ गया द, डेफिनेट आर्टिकल, इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल। जब मैंने बोला द हैंडसम या द पुअर, तो द पुअर एडजेक्टिव के साथ द तो बन जाएगा पुअर पीपल। मैंने बोला द ऑनेस्ट, तो आपने बोला द के साथ एडजेक्टिव आया है तो इसका मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट पीपल। अच्छा, ऐसा आपको लिखना नहीं है, आपको ऐसा समझना है क्योंकि वहाँ पे पीपल के बारे में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ सेंटेंस लिखा होगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई पीपल तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हमें समझना है कि द के साथ जब भी एडजेक्टिव आए हम उसको एडजेक्टिव प्लस पीपल मानेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमें देखना है अगर ये पीपल बन गया है तो पीपल का मतलब होता है लोग, और लोग हमेशा एक से ज़्यादा होंगे और इसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। अगर इसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा तो जब भी द के साथ एडजेक्टिव आएगा, जब भी द के साथ एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। एक बार मैं आपको और बता दूं, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग वर्ब का सब्जेक्ट से रिलेशन देखेंगे या फिर ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है तो वर्ब कैसे आएगी, तो प्लूरल वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल हमें ये समझना है कि द प्लस एडजेक्टिव जब इसके साथ पीपल आ गया है और ये जब पीपल की बात करता है तो हमें एस और ई एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि एस और ई एस लगा करके हम किसी चीज़ को, किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं। अब ये पीपल लग करके तो खुद से प्लूरल हो गया, अब ये खुद से प्लूरल हो गया तो एस और ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर एस और ई एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सुपरफ्लूस। सुपरफ्लूस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। तो हम लोगों को ये याद रखने कि पहला रूल ये याद रखना है कि द प्लस एडजेक्टिव का मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव प्लस पीपल और उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि पीपल की बात होगी। दूसरा हमें ये याद रखना है कि द प्लस एडजेक्टिव जब आएगा उसके साथ एस और एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वो खुद में ही प्लूरल है। दो। तीसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि द प्लस एडजेक्टिव के साथ कभी भी एपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, एपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। एपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता क्या है? एपस्ट्रॉफी एस जब किसी नाउन के साथ लगता है तो उसका जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है का के की। का के की मतलब जैसे मैं बोलूँ उसके दोस्त का फ्रेंड, मैं बोलूँ मेरे बहन का वॉलेट या मेरे बहन का पर्स, मेरे भाई का वॉलेट। पर्स और वॉलेट भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन होते हैं, तो चलो खैर उसको छोड़ देंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि द प्लस एडजेक्टिव के साथ एपस्ट्रॉफी एस अगर आता है तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? एक तो हमें इसका मतलब समझना है कि मतलब क्या होगा, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं उसको करेंगे। चौथा चीज़ हमें याद रखना है
द प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर कभी नाउन आया, द प्लस एडजेक्टिव के बाद कभी अगर नाउन आया तो ये जो नाउन होगा, ये जो वर्ब होगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग होगी। अच्छा, पहले वर्ब क्या ले रहे थे? पहले प्लूरल वर्ब ले रहे थे। अभी वर्ब क्या लेंगे? डिपेंड करेगा ये नाउन कैसा है। ये कंडीशन तब होगी जब नाउन आएगा पहले। अच्छा, इन 3 कंडीशनों में नाउन नहीं होगा। नाउन अगर होगा तो वर्ब को नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये जो 4 रूल हैं, ये 5 मान करके चलिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इनके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखने कि हमारे एग्जाम में कैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ और आप जो है इन पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप पहचाना कि गलती कहाँ पे है। मैंने पहला एग्जांपल लिखा, द रिच इज ऑब्लिक आर रिवार्डेड सून। एक दूसरा मैंने लिखा, द पुअर इज ऑब्लिक आर गोइंग टू हेल्प द रिच। तीसरा मैंने लिखा, द ब्रेव deserves the reward। और चौथा मैंने लिखा, the poor's beauty is very pathetic in India। अब इन चारों एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल देखना, द रिच इज ऑब्लिक आर, मतलब इनमें से कोई एक आएगा, आपको पहचानना है, इसमें से भी कोई एक आएगा। ये हमारी मेन वर्ब है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब के एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये हमारा इज और आर में से कोई एक वर्ब आएगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट होगी, हम मेन वर्ब को नहीं देखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं होगी तो मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब को सिंगुलर कैसे करना है? एस और यस लगा करके। और हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कैसे करना है? उसकी फिक्स फॉर्म होती है, इज का आर का एस, वर्स का वर का वर्स, हैज का हैव का हैज। तो ये हमें ध्यान में रखना है। मैंने बहुत बार बता दिया है, आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बार चले जरा इन सवालों को हल करें। आप देखें जरा, इनमें कुछ आपको दिक्कत लगती है, कहीं लगता है आपकी कुछ हो सकता है। देखिए, अभी एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। द के साथ एडजेक्टिव आया है और द के साथ एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पे पीपल की बात कहीं नहीं कही गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पीपल नहीं मानेंगे, इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल। रिच पीपल मतलब सारे रिच लोग। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? इज ऑब्लिक आर रिवार्डेड सून, मतलब जल्द ही उनको क्या किया जाएगा? रिवॉर्ड किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब द रिच मतलब रिच पीपल है, तो सारे अगर पीपल की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें वर्ब को लेना पड़ेगा प्लूरल, क्योंकि एक की तो बात हो नहीं रही है, सारे रिच लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सेकंड वाले में देखना, द पुअर। अच्छा, फिर द के साथ एडजेक्टिव आ गया, मतलब सारे के सारे गरीब लोग आर गोइंग टू हेल्प द रिच। अच्छा, यहाँ पे भी द के साथ एडजेक्टिव है। द के साथ एडजेक्टिव का मतलब आ गया फिर क्या? रिच पीपल। रिच, पुअर पीपल, रिच पीपल। अच्छा, गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, लिखा कहीं नहीं गया है कि पीपल की बात हो रही है। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? गरीब लोग हेल्प कर रहे हैं अमीर लोगों को। हमें देखना भाई क्या सारे गरीब लोगों की बात हो रही है, द के साथ एडजेक्टिव आकर के, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे। सेकंड वाले में भी देखा, ब्रेव एडजेक्टिव होता है, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। द के साथ आया, हमें प्लूरल बना दिया इसको। अगर प्लूरल बन गया है, अब ये आ गई मेन वर्ब। यहाँ पहचानना बड़ा आसान था, लेकिन हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं दैट इज ऑन दी मेन वर्ब। व्हाट अबाउट द मेन वर्ब? मेन वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज सम एक्शंस। हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट how do we make the singular form of the main verb? By adding s or es, and if it doesn't come with s or es, it means it is a plural form of the main verb. So here this word is coming without s or es, and in this word s or es is already added. So we want the plural verb, plural form of the verb, so we will correct this part. So the correct sentence would be, the brave deserve the reward. The brave का मतलब क्या? बहादुर लोग जो हैं वो डिजर्व करते हैं किसके लिए? रिवॉर्ड के लिए। तो ये प्लूरल वर्ब होगी।
लास्ट वाले सेंटेंस में द पुअर्स ब्यूटी, अब हमने देखा कि द के साथ एडजेक्टिव आ गया, एक तो ये पॉसिबल नहीं है और दूसरा चीज आगे आ गया नाउन, और ये नाउन भी। अब हमें क्या करना है कि ये पॉसिबल नहीं है तो कैसे करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे द ब्यूटी ऑफ द पुअर। अब जो सब्जेक्ट बना है, पिछले वाले एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि दिस इज अ प्रेपोजिशन एंड व्हेनेवर नाउन और प्रोनाउन कम आफ्टर द प्रेपोजिशन, जब भी नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद आता है वी ट्रीट इट एज अ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट so we should use the verb according to the subject, not according to the object. So here it is an objective and it is the subject, beauty is an subject। अब beauty अगर हमारा subject है तो ये singular है, singular ऐसे भी है क्योंकि without s और yes आया है, and it is also like it is uncountable noun। if it is an uncountable noun we treat it as a singular identity। अब यहाँ पे हम लोगों ने is लगा दिया, अदरवाइज अगर हम लोग beauty को हटा दें, of को भी हटा दें तो the poor are हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर एपोस्ट्रोफी एस आया है तो हम द प्लस एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। वी कैन सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। इन चारों को आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं दोबारा बता दूं, द के साथ एडजेक्टिव आया है तो इसको प्लूरल फॉर्म लेंगे, तो प्लूरल आ गया ये हेल्पिंग वर्ब। द के साथ दोबारा एडजेक्टिव आया है तो हम इसको प्लूरल फॉर्म लेंगे। हाँ, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब की थी तो हो सकता है ये हमें इजी लगे, बट दिस थर्ड एग्जांपल इज ऑल अबाउट द मेन वर्ब। Every problems comes related to the main verb. Most of the problem comes related to the main verb. Why? Just because people get easily confused about the main verb. They think that if we add s or es, it will become the plural form, and if we remove s or es, it will become the singular form. बहुत बार ऐसा होता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते जो है हम लोग नाउन से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोग आ गए, अभी भी बच्चे बोलते हैं सर प्लूरल होगा डेजर्व, सिंगुलर होगा सिंगुलर होगा डिजर्व, प्लूरल होगा डिजर्व्स। अरे नहीं, ये तो पहले से ही बताया रखा मैंने। चलो खैर, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। ये लास्ट वाला एग्जांपल भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं जहां पे हम लोग देखेंगे कि भाई द के साथ एडजेक्टिव जब भी आएगा उसके साथ एक नाउन भी आ रखा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द पुअर मैन was oblique were crying a lot। अच्छा देखना बेटा, द के साथ एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव प्लस पीपल होगा। अगर ये पीपल है तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन आगे आ गया मैन। अब ये एम एन सिंगुलर फॉर्म है और उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है दैट इज एम ई है। अब ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अब हमने द प्लस एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर लगा दिया, तो अब हमें जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है। मान लीजिए मैं इसको हटा देता यहाँ से, मान लीजिए मैं हटा देता, द पुअर वर हो जाता, वर क्राइंग अ लॉट। लेकिन ये क्या हो गया, इसके बाद आ गया नाउन, और अब जो वर्ब है दैट विल डिपेंड ऑन द नाउन। इफ नाउन इज कमिंग इन अ सिंगुलर फॉर्म सो वी विल यूज द सिंगुलर वर्ब, इफ नाउन इज कमिंग इन प्लूरल फॉर्म सो वी विल यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हम लोगों ने करा द प्लस एडजेक्टिव वाला रूल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार दोबारा से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। आगे कहता है, कभी कभी हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर ऑफ अ वैरायटी ऑफ, द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ प्लूरल नाउन, इसके बाद भी प्लूरल नाउन, और वर्ब जो होगी दिस विल प्लूरल वर्ब एंड आफ्टर दिस विल कम सिंगुलर वर्ब। अब जरा इस रूल को देखना, अब इस रूल को आप देखना, अ नंबर ऑफ आया है, अ वैरायटी ऑफ है, यहाँ द नंबर ऑफ है, द वैरायटी ऑफ है। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, ए और द का। ए डेफिनेट आर्टिकल होता है, द डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल में भी देखेंगे तो एक ही आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल के ही पार्ट है, लेकिन ये इंडेफिनेट है, ये डेफिनेट है। बाकी सब कुछ ठीक है, ऑफ यहाँ, ऑफ यहाँ, ऑफ यहाँ, वैरायटी वैरायटी, नंबर नंबर, प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन। लेकिन जो वर्ब में है वो दिक्कत है। याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये हो सकता है, अब देखो आप, ए का मतलब होता है कोई एक। अच्छा, आना चाहिए था वर्ब सिंगुलर,
लेकिन इसको अपोजिट की तरह से याद करिए प्लूरल वर्ब, या फिर इसको याद ना करके इसको याद कर लीजिए। द का मतलब होता है डेफिनेट। डेफिनेट कोई एक होता है, डेफिनेट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली डेफिनेट एक होता है। जैसे ताजमहल है वो एक है, कुतुब मीनार एक। तो डेफिनेट जो होता है वो एक होता है, जनरली सेंस में एक होता है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेट अगर द है तो एक अगर होगा तो उसको सिमिलर वर्ब ट्रीट करेंगे। अच्छा, अगर इसको सिमिलर वर्ब ट्रीट करेंगे तो लास्ट वाला जो दूसरा पार्ट बच जाएगा उसको हम लोग प्लूरल वर्ब ट्रीट करेंगे। तो याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि भाई द वाला जो होगा वो सिंगुलर होगा और जो बाकी बच गया वो प्लूरल होगा। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे एग्जाम में आता कैसे। सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या है, हम लोग को सिर्फ ए और द में कंफ्यूजन करेगा, या नाउन में एरर आएगा या वर्ब में एरर आएगा। तो चलो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल है, वैरायटी ऑफ एप्पल्स attracts me। अब आप देखना, ए आया, वैरायटी ऑफ आया। अब देखो ए और वैरायटी ऑफ, आगे जो नाउन होना है वो प्लूरल होना है, तो ये नाउन प्लूरल है। वर्ब प्लूरल वर्ब आएगी। अब इन दोनों में से मान लीजिए हमें एक वर्ब छांटनी है। ल्यूसेंट वाली बुक में आपको बहुत सवाल ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल ल्यूसेंट वाली जो इंग्लिश की बुक है उसमें आपको बहुत सवाल ऐसे मिलेंगे। एसपी बख्शी में भी मिल जाएंगे आपको। तो अट्रैक्ट प्लूरल है, अट्रैक्ट से सिंगुलर है, हम लोग जानते हैं। पूरे चैप्टर में हम लोग इसी चीज की बात कर रहे हैं। अब हमें ए के हिसाब से वर्ब लेनी है जो कि प्लूरल है, तो हमें विदाउट एस और एस लेना पड़ेगा। इस सेम सवाल में मैं सिर्फ और सिर्फ ए की जगह पे द कर दूं। सेम सवाल में मैं करूं द वैरायटी ऑफ एप्पल्स, और सेम इसको इस तरीके से लिखूं, अट्रैक्ट और अट्रैक्ट्स। अब देखना, ए की जगह सिर्फ द हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। ऑफ का ऑफ, वैरायटी का वैरायटी, एप्पल्स का एप्पल्स। अब हमें देखना है द अगर हो गया है तो हमें वर्ब को सिंगुलर ले लेना है, अट्रैक्ट्स। बाकी मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको हम लोग प्रोनाउन भी कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये वर्ब है। अब आप देखना, आपने बोला सर द लगने से बिल्कुल चेंज ही हो गया है। एक और एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूं। इसने क्या किया, इसने बोला द वैरायटी ऑफ एप्पल्स, ऐसे ही रखा, और इसने वर्ब को भी करेक्ट कर दिया, अट्रैक्ट्स मी। और मान लीजिए उसने दे दिया ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और डी पार्ट दे दिया उसने, नो एरर। अब आपको क्या करना है, आपने बोला भाई द के साथ वैरायटी आया, ऑफ भी आ रखा है, और एप्पल। अब ये हमें प्लूरल चाहिए था, वर्ब तो सिंगुलर चाहिए थी, वो आ रखी है। ये हमें प्लूरल चाहिए था, क्योंकि ऑफ के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा जनरली वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसको हम लोग प्लूरल की फॉर्म में लिखते हैं। तो प्लूरल की फॉर्म में लिखेंगे तो एप्पल को एप्पल ना लिख करके मुझे लिखना पड़ेगा एप्पल्स। ये सेंटेंस हो जाएगा, द वैरायटी ऑफ एप्पल्स अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। तो ये सवाल हो गया इससे, अ वैरायटी और द वैरायटी से। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। तो हम लोगों ने लगभग 12 से 14 रूल कर लिए हैं। अभी हम लोग और आगे चलते हैं, जो भी रूल्स बच रखे हैं, जो भी सब्जेक्ट वर्ब के अंतर्गत आते हैं, हम लोग उनको करेंगे। इसके अलावा जो बच जाएगा वो हम लोग नाउन में, नाउन वाले पार्ट से करेंगे। तो अभी इसको मैं खत्म करता हूं यहाँ पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक रूल और है जो कहता है कि 5 चीजें जो है, 5 चीजों के नाम जो होंगे उनको ऐसा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। और जब भी हमारे ग्रामर में कभी भी किसी एग्जाम में सेंटेंस में सब्जेक्ट बन करके आएंगे तो हम लोग को सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और अगर वो सिंगुलर होंगे तो हम लोग तो जानते ही हैं, वर्ब तो सिंगुलर होगी भाई, ये तो हमें पता है कि नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो वो कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। नेम्स ऑफ 5 things treated as सिंगुलर सब्जेक्ट, उनको सिंगुलर माना जाएगा। और अगर सिंगुलर माना जाएगा तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाई जाएगी।
अच्छा, वो कौन कौन सी चीजें हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा नेम्स ऑफ कंट्रीज। अच्छा, मान लीजिए इंडिया की बात करें, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इनको सिमिलर ट्रीट किया जाएगा। वेस्ट इंडीज की बात करें, वेस्ट इंडीज वैसे मुझे लगता है कि सब कंट्री का नाम नहीं है, वो शायद आइसलैंड है, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। नेम्स ऑफ कंट्रीज हो गया। दूसरा हो गया नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अच्छा, सब्जेक्ट्स क्या होता है, हमें लगता है कि भाई मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो इजीली पहचाना जा सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन वो सब्जेक्ट्स के नाम में लास्ट में एस आ रहा है तो हमें कंफ्यूजन ये होती है कि कहीं ये प्लूरल तो नहीं है। वैसे ये बहुत आसानी से बात है कि हम ये समझ सकते हैं कि सिंगुलर है। दूसरी की बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे तो नेम ऑफ गेम्स, नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स का जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स में भी जो है एस आ रहा है तो हमें लगता है ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, बिलियर्ड्स जो है सिंगुलर होगा। बिलियर्ड्स की बात करें और डार्ट्स की बात करें, डार्ट्स आपने देखा होगा जो लास्ट में वो जैकपॉट वाला जो होता है मारने वाला, तो उसको भी जो है हम लोग सिंगुलर ट्रीट करेंगे। चौथा हमारा हो गया नेम्स ऑफ डिजीज, नेम्स ऑफ डिजीज। अच्छा, जैसे रिकेट्स हो गया, मम्प्स हो गई, तो इनको जो है हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। और ये जो पांचवा वाला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेम्स ऑफ बुक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कई बार ये आ जाता है पांचवा वाला। ये भी आ सकता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो इतिहास रहा है कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, तो ये नेम्स ऑफ बुक्स जो है हमारे एग्जाम में अच्छा किस तरीके से आएगा एक बार मैं दोबारा बता दूं। कंट्री का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, गेम्स का नाम हो, डिजीज का नाम हो और बुक्स का नाम हो, ये 4-5 चीजें जो है हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट की जाएंगी। आता लेकिन हमारे एग्जाम में बुक्स का है, और कौन सी बुक्स आती है थोड़ा मैं आपको बता दूं। एक तो आता है हमारे पास द अराबियन नाइट्स, अराबियन नाइट्स, एक तो बुक का नाम ये है तो आप इसको याद रखें। एक तो ये इसका नाम आ जाता है, और या आ जाएगा गलीवर ट्रेवल्स, शायद आपने सुना हो। एक और एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही फेमस बुक है, कभी कभी जीएस वाले पार्ट में भी आ जाता है। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है, कभी हमारे एग्जाम में आए तो इनको सिंगुलर ट्रीट करना है। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ बुक वाले का, बाकी तो आप समझ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। सब्जेक्ट मतलब विषय, कंट्री मतलब देश, देश का नाम, गेम्स मतलब खेलों का नाम और बीमारियों का नाम, और यहाँ बुक का नाम। अब हमारे पास एग्जाम में अराबियन नाइट से किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ रखे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। अराबियन नाइट्स, और ये आता क्यों है, ये ही क्यों आता है क्योंकि हमें लगता है ये नाइट्स की वजह से हमें लगता है कि ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट को साथ प्लूरल वर्ब लगानी है। लेकिन किस तरीके से आता है, द अराबियन नाइट्स हैज ऑब्लिक हैव मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू रीड। अब मान लीजिए इस तरीके का सवाल आया, हमने स्टार्टिंग में देखा कि भाई हमने बोला भाई स्टार्टिंग में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और ये एस और एस के साथ है तो ये प्लूरल है, प्लूरल है तो भाई वर्ब प्लूरल लगा देंगे। हमने हैव लगाया और वही गलत हो गया, हमें लगाना चाहिए था हैज। किस लिए लगाना चाहिए था भाई, इस वजह से क्योंकि ये जो है ना, ये टर्म एक ही टर्म है और ये पूरा का पूरा एक चीज का नाम है, बुक का नाम, और अगर ये बुक का नाम है तो मुझे इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो भाई इसको सिंगुलर माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये वाला सवाल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा भाई ये 5 चीजें जो है सिंगुलर ट्रीट करी जाएंगी। अगर ये सिंगुलर ट्रीट करी जाएंगी तो इनके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। 5वां वाला जो नेम ऑफ बुक्स है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में ये 3 बुक्स के मैंने नाम बता दिए हैं। इन बुक्स के अलावा भी कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आगे वो क्या करेगा, हिंट देगा आपको। अब आप बोलेंगे सर पहचानेंगे कैसे, आगे वो कुछ ऐसी हिंट देगा जिससे जो है आपको पता चले ये किसी के बारे में। जैसे इस वाले का देखना, अराबियन नाइट्स में भी आपको नहीं पता है, लेकिन आगे वो क्या बोल रहा है, मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू रीड, बोला बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए होंगे तो हो सकता है पढ़ाई किस पे होती है, पढ़ाई तो किताब में ही होती है। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है किसी बुक की। तो चलो इनको ख़त्म करके आगे चलते हैं, अभी हमें बहुत आगे चलना है। तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, इवन इसके 5-6 पार्ट पहले ही हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है कम उसमें जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें,
जैसा आप जानते हैं, आप लोगों के भी पास टाइम नहीं है, तो अभी एनडीए के पेपर को लेकर के चलें तो 4 तारीख को पेपर है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 4 तारीख से पहले पहले ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। एक बार जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ जिन इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे तो चलो सिलेबस मेरा कवर हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चे जो हैं देना चाह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं कहीं और हैं। या कई बच्चे क्या होते हैं, एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन एकेडमी में जो है उनकी पूरी सुविधाएँ नहीं मिल पाती, टीचर पढ़ाते नहीं हैं, या फिर कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, तो वो फिर देखते हैं कि अल्टरनेटिव क्या है उनके पास। तो वो बच्चे भी देख सकते हैं और इसको पढ़ करके जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो चलो इसको ख़त्म करके आगे चलते हैं। अभी हमारे पास जो है मुश्किल से 1 या 2 रूल्स और रह गए हैं और उनको हमें ख़त्म करके आगे चलना है। और वोकैब्स, और जल्दी हम लोग वोकैब्स और ईडियम्स को भी लेकर के आएंगे। वोकैब्स और ईडियम्स में क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वोकैब्स और ईडियम्स। अभी बहुत ही इजी चीज़ें रह गई हैं, बाकी तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कर लिया है, बस इजी वाले रह गए हैं। क्या है, लास्ट एक रूल ले गया है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ जाता है कि नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है और प्रपोजिशन के बाद फिर नाउन आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन जब आए, अब इनके साथ जो वर्ब होती है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तो उसमें हम लोग लगाएंगे एसएससी का। एसएससी का मतलब सबसे पहले एस का मतलब होता है सेम, सेकंड वाले एस का मतलब होता है सिंगुलर, और सी वाले का मतलब होता है काउंटेबल। सेम, सिंगुलर और काउंटेबल। अच्छा, क्या होता है सेम सिंगुलर? सेम का मतलब होगा जैसा नाउन यहाँ पे है सेम नाउन यहाँ पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे पेज है तो यहाँ पे भी पेज, सिटी आया तो यहाँ पे भी सिटी, लाइट है तो यहाँ पे भी लाइट। दूसरा सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मतलब जो पेजेस है वो नहीं होगा, पेज होगा, पेन्स नहीं होगा, पेन होगा, लाइट्स नहीं होगा, लाइट होगा। और तीसरा चीज काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अपनी किताबों में बहुत टाइम से पढ़ा हुआ, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट किए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट हो जाती हैं। जैसे मनी की बात करें अगर, तो मनी एक ऐसा नाउन है जो काउंट हो जाता है। आप देखेंगे मनी काउंट हो जाता है, तो मनी अगर काउंट हो जाता है तो ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन ग्रामर की बुक में देखेंगे तो वो अनकाउंटेबल है। गोल्ड की बात करें, टाइम की बात करें, टाइम जो समय है वो काउंटेबल होता है। कैसे भाई, आपका जो पेपर होता है वो कितने टाइम का होता है आपको पता होगा, कितने टाइम की ये वीडियो बन रही है वो आपको पता होगा, कितना टाइम बच गया है वो आपको पता होगा। और कैसे पता है, आपने काउंट किया होगा, तभी तो आपने जाना कि भाई ये काउंटेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो प्लूरल बन जाते हैं। प्लूरल कैसे बनाते हैं? हाउ डू वी मेक द प्लूरल? वी मेक a plural noun by adding s or es. If there is any noun and you have to make that noun into the plural form, you have to convert that noun from singular to plural. So what you have to do is you have to add s or es with that noun. If you have added s or es with that noun, if it becomes plural, if it word exists, if this word exists, it means it is a plural noun. s और es तो आप कहीं पे भी लगाएंगे, आप कहीं पे भी एस और एस लगाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ना करता हो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो बन जाएगा, फिर वो अनकाउंटेबल रह जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी तो हम लोग नाउन में पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये फ्रेंड है, मान लीजिए ये टूल है, मान लीजिए ये पेन है, और मान लीजिए ये वाटर, और ये है म्यूजिक, और ये है टाइम। तो अब आप क्या करना, what you have to do is, if you have to check whether these are countable or uncountable nouns, so what you have to do is, the first definition says that which you have already read, that definition says you that if the noun is countable and if you can count that particular noun, it becomes countable noun, and if you cannot count the particular noun, it means it is uncountable. तो friend को अगर लेके चलें, so it may be possible that you can count that how many friends you have, or it is maybe impossible that how many friends you have met in your entire life.
इट इज़ इम्पॉसिबल. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इस हिसाब से तो डेफिनेशन वेरीफाई नहीं होती. मे बी इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन एंड मे बी इट इज़ नॉट. टूल की भी बात करें, सो हो सकता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन काउंट दैट हाउ मच टूल्स डू यू हैव और हाउ मच टूल्स यू आर यूजिंग. लेकिन हो सकता है कि दुनिया में कितने टूल्स हैं यू कैन नॉट काउंट. सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन इट इज़ अनकाउंटेबल. सेम रूल गोज विद द पेन. वाटर के साथ भी है, म्यूजिक, इनके साथ तो अलग है. वाटर तो काउंट नहीं होता है और मे भी काउंट हो भी जाता है. कैसे? आप जब कभी ट्रैवल करते होंगे तो आप ट्रैवल करते होंगे तो मान लीजिए आप लुधियाना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, देहरादून से शिमला जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, दे प्रेफर टू बाई सम वाटर. ये थोड़ा फैशन भी हो चुका है. हो सकता है कि आपको प्यास ना लगे, या कभी कभी आपने भी देखा होगा जैसे ठंडी जगहों पे हम लोग जाते हैं तो ठंडी जगहों में प्यास बहुत कम लगती है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था, हम लोगों ने बस लेना ही लेना है. अभी वो पूरी बोतल हम लोगों ने ली थी, वो ख़राब हो गई. तो चलो खैर, वो धीरे धीरे हमें पता लग जाए. तो वाटर, म्यूज़िक और टाइम की बात करें तो ये सारे अनकाउंटेबल ना हो. और फ्रेंड, टूल और पेन की बात करें तो ये सारे काउंटेबल ना हो. एग्जामिनर, जब आप एग्ज़ाम दोगे, व्हेन यू विल गिव योर एग्जाम, सो देयर इन योर एग्जाम देयर विल बी ओनली वन आंसर. आप कंफ्यूज नहीं हो सकते कि ये काउंटेबल है कि नहीं का या अनकाउंटेबल. तो एक ही आंसर होगा. तो फ्रेंड का जो होगा इट इज काउंटेबल. वाई? जस्ट बिकॉज इफ वी एड एस और ई एस विद दिस नाउन इट बिकम्स फ्रेंड्स. और अगर ये फ्रेंड्स बन जाता है इट मीन्स इट इज काउंटेबल. टूल बिकम टूल्स, एस और ई एस लगाएंगे तो भाई बन गया. पेन बिकम्स पेन्स, बन गया, तो इसका मतलब ये काउंटेबल होगा. लेकिन व्हाट अबाउट वाटर, म्यूजिक और टाइम? तो वाटर के साथ ऐसा लगा करके ये बनता है वाटर्स, विच डजंट एग्जिस्ट. इट बिकम्स म्यूजिक्स, इट ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट. टाइम बिकम्स टाइम्स. कई बच्चे बोलते हैं सर टाइम्स ऑफ इंडिया होता है. सो टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ काइंड ऑफ फ्रेज, इट इज नॉट टाइम, इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेज. तो ये जो है आप देखेंगे ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दैट इज वाई दीज नाउन बिकम्स अनकाउंटेबल. और ये एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज वाई दीज आर काउंटेबल. तो इसका मतलब इस पे चलते हैं. इसके बारे में हम लोग काउंटेबल नाउन में भी इलाबोरेट करेंगे इसे. तो काउंटेबल का मतलब हो गया ऐसा कुछ जो प्लूरल बन जाना चाहिए. तो मे बी यहाँ पे फ्रेंड हो सकता है, मे बी यहाँ पे पेन हो सकता है, मे बी यहाँ पे सिटी हो सकता है क्योंकि सिटीज बन जाता है. प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन होते हैं इन, विद इन, अपॉन, टू, आफ्टर. तो ये चीज़ें प्रेपोजिशन होते हैं. ज़्यादा हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे. अभी मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूँ और एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग कि भाई कैसे ये हमारे एग्जाम में आता है. मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सिटी आफ्टर सिटी वर स्वेप्ट अवे इन सुनामी. अब आप देखना, आपने देखा सिटी, आपने देखा यहाँ पे फिर सिटी आ गया. इसका मतलब नाउन और नाउन फिर आ रहा है, नाउन और नाउन और बीच में प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन हो गया. अब आपने बोला भाई पहले तो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है. फिर आपने बोला सिंगुलर होना चाहिए, बिल्कुल सिंगुलर है, सिटी और सिटी. फिर आपने देखा काउंटेबल होना चाहिए, तो सिटी सिटीज बन जाता है, इसलिए ये काउंटेबल है. फिर आपने बोला भाई अगर ऐसा हुआ तो ये जो वर्ब होगी ये सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया वर्ब, तो वर्ब को हटा करके मुझे वर्स करना पड़ेगा. क्यों? वर्ब तो सिंगुलर होनी चाहिए. एक और एग्जांपल लिख लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टाउन्स आफ्टर टाउन्स, was ऑब्लिक वर्ब. कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है जीतना. कॉन्कॉर्ड बाय अशोका. अशोका का नाम तो आप जानते होंगे, द ग्रेट अशोका. अब ये नाउन, ये भी नाउन और सेम नाउन है. अच्छा यहाँ पे वर्ब क्या है, ये हमें पता है कि भाई कभी भी सेम नाउन रिपीट हो, बीच में प्रेपोजिशन हो, तो वर्ब हम लोग सिंगुलर लगा लेते हैं. हम लोग लगा दिया वर्स. अभी क्या सही हुआ है, जरा देखें अभी सही हुआ है या अभी भी गलत है? बिल्कुल अभी भी गलत है. क्या? फिर देखो सेम है, बिल्कुल सेम है. क्या सिंगुलर है? अरे ये तो सिंगुलर है ही नहीं. तो फिर क्या करेंगे, टाउन्स को हटा करके लिख देंगे टाउन, दोनों जगह, और बाकी आगे वर्ब है, ठीक है. एक और चीज़ हमें करनी है, काउंटेबल है क्या? हमने देखा टाउन का टाउन्स होता है, टाउन का टाउन्स होता है, तो ये काउंटेबल है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेशन बिल्कुल सही होगी. तो ये हम लोगों को लेकर के चलना है.
तो ऑलमोस्ट हमारा जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि ये सब करने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं एज ए टीचर बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि भाई प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी है, इसे पढ़ करके जो है एक रूल लिखा, उसके ऊपर 2 एग्जाम्पल लिखे, आपको आगे समय में बिल्कुल आपको अच्छा लगा, आपने बोला बहुत बढ़िया, इंग्लिश बहुत अच्छा है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में ये थ्योरी नहीं आएगी, ये क्वेश्चंस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे। तो वो क्वेश्चंस, सबसे पहले तो क्वेश्चंस देख करके हम लोग डर जाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर, कई टाइम से बोल रहे हैं कि सर हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं, बस एरर्स नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसी वजह से। और पढ़ वो पूरा रहे हैं, 6 महीने 12 महीने 18 महीने वो पूरा कोर्स कर रहे हैं, बहुत फीस देते हैं, 20,000 50,000 1 लाख रुपए फीस दे रहे हैं कि भाई हमें पढ़ना है। पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो खैर पिक्चर से बाहर, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनकी बात करें। पढ़ भी रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको गूगल में मिल जाएंगे या मैं यहाँ पे करवाऊंगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग एक बार सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच और सारा कुछ पढ़ लें, उसके बाद हम लोग सीधा प्रैक्टिस पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग पेपर भी सॉल्व करेंगे। जिस चीज़ का भी पेपर होता है मैं आपको करवाऊंगा, चाहे वो RMC का पेपर हो, SSC का पेपर हो, NDA का पेपर हो, बैंक का कोई पेपर हो। इंग्लिश तो इंग्लिश है, वो NDA में भी वैसी आती है, एयरफोर्स में भी आती है, और हमारे CDS के एग्ज़ाम में भी आती है। तो जहाँ से मुझे जो पेपर मिलता है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, उसके बाद मैं पेपर को ही डिस्कस करूँगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़िए, वीडियो आपके पास है, बराबर उनको देखते रहिए। बहुत कम टाइम में, अगर आपको आता है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम टाइम में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो उसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, या जैसा पढ़ाया गया है वैसा भी कर सकते हैं। तो चलो मेरे दोस्तों, ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हमें अगले चैप्टर में मैं नाउन स्टार्ट करूँगा। नाउन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़िए। और यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे इसी तरीके से जो है, अगर आपको हेल्प मिलती है, आप इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और आपको पढ़ते भी रहना है, जो जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, आपको हेल्प लेनी है ना, पर्सनली हेल्प लेनी है। मेरा भी कोई पर्सनल एडवांटेज है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को। आपको भी अपना पर्सनल हेल्प लेना है इससे, कि सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, और चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।